Good morning, everyone. Welcome to Topper's Notes. I am Rashmi, and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि अंडमान सी में जॉइंट ऑपरेशंस के लिए एक ट्रेनिंग होगी जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच। सो ये नाम याद रखना है, एक्सरसाइज कवच। ये एक्सरसाइज कवच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में? इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज में शामिल क्या क्या होगा। इसमें समुद्री निगरानी, कोऑर्डिनेटेड एयर और मैरीटाइम स्ट्राइक्स मतलब वायु और समुद्री हमले, एयर डिफेंस, सबमरीन एंड लैंडिंग ऑपरेशंस के कंबाइंड एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। अब सबसे मेन पॉइंट कि इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का एम क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी संयुक्त रूप से वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ है उनको फाइन ट्यून करना, मतलब उनको बेहतर करना, उनको ठीक करना, और ये हमारे जॉइंट ऑपरेशंस के तालमेल को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम भी है। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, एक्सरसाइज कवच। ये रहा हमारा सेकेंड आर्टिकल एंड इट इज़ रिलेटेड टू नेशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के OTT चैनल से जिसकी दूसरी वर्षगांठ आ चुकी है। एंड यहाँ पर OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। अब देखते हैं इस ओवर द टॉप चैनल के बारे में। इस चैनल को मैनेज करता है विज्ञान पारासर। अब ये है क्या? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसको लॉन्च किया गया था 15 जनवरी 2019 में। अब देखते हैं इस पूरे चैनल का एम क्या है। इसका एम ये है कि हमारे देश के नागरिकों के बीच में एक वैज्ञानिक जागरूकता को पैदा करना, अवेयरनेस को पैदा करना। एंड इसमें उन्होंने OTT जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है एंड इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था विज्ञान परिसर के लिए, बिकॉज इट्स लाइक बेसिकली टू कीप अप द पेस विद द प्रेजेंट टाइम्स। लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन। मोबाइल फ़ोन्स पर इंडिया साइंस मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड रिलायंस जियो पर ये जियो टीवी, जियो STV एंड जियो चैट के थ्रू अवेलेबल है एंड ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी AWS के साथ जॉइंटली तरीके से एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब को स्टैब्लिश करेंगे। अब देखते हैं इस लैब के बारे में। ये जो लैब है ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिया एंड डेवलपर्स को क्वांटम कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगी। एंड जो क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग के, हेल्थ केयर के, एग्रीकल्चर के एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रगति हो पाएगी। एंड ये जो लैब है ये वर्ल्ड की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब है विद द सपोर्ट ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज। एंड ये जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट का विजन है, मिशन है टू ड्राइव इनोवेशन, इस विजन को भी बहुत सपोर्ट करता है। अब देखते हैं ये अमेजॉन वेब सर्विसेज क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये इस लैब को टेक्निकल और प्रोग्रामेटिक सपोर्ट के साथ साथ होस्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि जो बाइडेन ने US के प्रेसिडेंट एंड कमला हैरिस ने US के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। यूनाइटेड स्टेट्स के 46th प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड जो कमला हैरिस है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है एंड ये US की पहली वुमेन, ब्लैक पर्सन एंड पहली एशियन अमेरिकन है जो इस पोजीशन पर सर्व कर रही हैं। एंड एक और रिकॉर्ड है कि US हिस्ट्री के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जिनकी उम्र है 78 सालों की। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने पहले ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया। इस ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। ये नाम याद रखना है। एंड ये जो रेडियो स्टेशन है ये स्टेट के कल्चर एंड ट्रेडिशंस को तो प्रमोट करेगा ही करेगा, साथ में ये यूथ को अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी देगा। एंड ये जो रेडियो स्टेशन है ये एप्पल एंड एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स दोनों पर अवेलेबल है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि CM का नाम तो आप देख ही चुके हो, जयराम ठाकुर, एंड यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला आर्टिकल फिर US से रिलेटेड है। अब वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने कहा है कि अब US पेरिस एग्रीमेंट में दोबारा से प्रवेश लेने के लिए तैयार है। अब जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। ये पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पर एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। एंड ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसके अंडर में आता है, UNFCCC के अंडर में आता है। अब देखते हैं इस पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है।
तो इसका एम ये है कि जो ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना, स्थायी रूप से कम करना, एंड जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना, मतलब कि सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े, एंड अगर पॉसिबल हो पाए तो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही सीमित कर देना। तो ये है पेरिस अग्रीमेंट के एम्स। नाउ लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन। सो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने ऑफिस के पहले ही दिन में जो पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑर्डर था पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ने का, इसको रिवर्स कर दिया है। अब देखते हैं इस पूरी न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है। 1 जनवरी 2017 को तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हमारी कंट्री ये पेरिस अग्रीमेंट को छोड़ रही है, एंड तभी री एंटर करेगी जब सारी पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स के लिए फेयर होंगी। एंड ट्रंप ने ये कहा था कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंडर में आता है। अमेरिका फर्स्ट मतलब सबसे पहले अमेरिका उस पॉलिसी के अंडर में आता है। एंड ये जो पेरिस अग्रीमेंट को छोड़ना है, एग्जिट करना है, ये 4 नवंबर 2020 में इफेक्ट में आ गया था। एंड अब देखते हैं पेरिस अग्रीमेंट को छोड़ने के क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोविजंस है। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 28 के तहत एक कोई पार्टी पेरिस एग्रीमेंट को तभी छोड़ सकती है जब उसके देश में पेरिस एग्रीमेंट 3 साल के लिए इफेक्ट में आ चुका हो, मतलब इफेक्ट में आने के 3 साल बाद ही वो एक लीगल नोटिस दे सकती है कि वो पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ रही है। अब हमने पेरिस एग्रीमेंट क्या है ये देख लिया, उसका एम क्या है ये देख लिया, अब इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में कंट्रीज डिटरमाइंड रहती हैं एंड वो बार बार अपने रेगुलर बेसिस पर अपने प्लान्स एंड रिपोर्ट्स को प्रोवाइड करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, जिसमें वो ये बताती हैं कि वो अपनी कंट्री में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं या क्या क्या स्टेप्स वो लेंगी। मतलब हाउएवर ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये किसी भी कंट्री को बाध्य नहीं करता कि आप कोई स्पेसिफिक टारगेट चूज करो एंड उस स्पेसिफिक टारगेट को किसी स्पेसिफिक डेट तक अचीव करो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओला ने वेडनेसडे को ये अनाउंस किया कि उसने सीमेंस के साथ हाथ मिला लिया है एंड उसके साथ मिलकर वो इंडिया में अभी तक सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ये तमिलनाडु में बनेगा एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी 2 मिलियन यूनिट्स की। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया आप यही समझ सकते हैं। एंड साथ ही में इन कंपनीज ने तमिलनाडु के साथ 2400 करोड़ रुपीस की डील साइन कर ली है। एंड ये क्लेम किया है इन कंपनीज ने कि एक बार जब ये मैन्युफैक्चरिंग हब कंप्लीट हो जाएगा ये कम से कम 10,000 जॉब्स को क्रिएट करेगा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इसे इंडस्ट्री के 4.0 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड बनाया जा रहा है। ये कंट्री का सबसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो बन ही जाएगी एंड साथ में बहुत सारे फंक्शंस के लिए यहाँ पर 5,000 रोबोट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हाउ एडवांस इज दैट। हमारा अगला आर्टिकल यस बैंक से रिलेटेड है। यस बैंक ने एमएसएमईज के लिए कुछ न्यू इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। अब देखते हैं ये न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। इन न्यू इनिशिएटिव्स के अंडर में जो येस बैंक है ये स्टार्टअप्स को बिना किसी कोलेटरल के 5 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड करेंगी। एंड इसका एम ये है कि जो एमएसएमईज हैं, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनको एक स्पीडी एंड इजी तरीके से फंड्स मिल सके, ये फंड्स जुटा सके। यस, एमएसएमईज के साथ जो प्राइवेट लेंडर्स हैं वो एमएसएमईज को उनकी इंडिविजुअल नीड और उनकी बिजनेस नीड दोनों के लिए क्यूरेटेड ऑफरिंग्स प्रोवाइड कर पाएंगे एंड साथ ही में जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको नर्चर कर पाएंगे एंड उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि येस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार। हमारा अगला आर्टिकल है कि संजीव कुमार को टीसीआईएल के सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्हें 5 साल की समय अवधि के लिए सिलेक्ट किया गया है एंड वर्तमान में संजीव कुमार एमटीएनएल के टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। एमटीएनएल का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड। एंड आप देखते हैं टीसीआईएल क्या है। टीसीआईएल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड एक इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में कार्यरत है, मतलब उसके अंडर में नियंत्रित की जाती है। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को इंडिया का बना कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त होगा। अब इन देशों में म्यांमार पहला देश होगा जिसको भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन का उपहार प्राप्त होगा एंड साथ ही में
फ्राइडे को मॉरिशस के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के 1 लाख डोजेस की मात्रा को निर्धारित किया गया। एंड इंडियन ओशन रीजन के 4 देशों में से सेशल्स एक अकेला ऐसा देश होगा जिसको इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कोविड वैक्सीन कोविशील्ड रिसीव होगा। अब देखते हैं तीनों कंट्रीज़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले म्यांमार के बारे में। म्यांमार का कैपिटल है नेपी-टॉ एंड इसके प्रेसिडेंट का नाम है विन मिंट एंड यहाँ की करेंसी है बर्मीज क्यात। सो म्यांमार की करेंसी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, बर्मीज क्यात। अब देखते हैं मॉरिशस के बारे में। सो इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस एंड इसके पीएम का नाम है प्रविंद जगनॉथ। अब देखते हैं सेशल्स के बारे में। ये भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है एंड इसका कैपिटल है विक्टोरिया एंड इसके प्रेसिडेंट का नाम है वेवल राम कलावन एंड यहाँ की करेंसी है सेशेलिस रुपी। एंड वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंडर में इंडिया सेशल्स को ये वैक्सीन का डोनेशन कर रहा है। ये दर्शाता है कि इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया कितना एक रिलायबल पार्टनर है। एंड मॉरिशस को देखें तो इंडिया का जो एक विजन है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस विजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्र है मॉरिशस। एंड अब म्यांमार को देखें तो ये इंडिया की जो पॉलिसीज है नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसीज, इन सभी पॉलिसीज का एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड अभी हमने इंडिया के एक विजन सागर की बात करी थी, तो अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडिया की एक पॉलिसी है या ये कह लो ये समुद्री सहयोग का एक सिद्धांत है। मतलब इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन की एक डॉक्ट्रीन है, एक पॉलिसी है, एक सिद्धांत है। एंड इस पॉलिसी को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2015 को अनाउंस किया था। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि डीआरडीओ ने हॉक 1 से स्वदेशी 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस स्मार्ट वेपन को हॉल के इंडियन हॉक MK132 के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। अब देखते हैं 100 के बारे में। ये इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है, मतलब स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है एंड इसे डेवलप किया है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद ने। अब देखते हैं इसकी खासियत क्या है। सो ये एक 125 kg का स्मार्ट क्लास वेपन है जो कि 100 किलोमीटर्स तक की रेंज वाले ग्राउंड एनिमीज को, रडार्स को, बंकर्स को, टैक्सी ट्रैक्स और रनवे जैसे ठिकानों पर मार कर सकता है। अब देखते हैं 100 के बारे में कुछ डिटेल। सो ये 100 का फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। सो ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था 2013 में एंड इस प्रोजेक्ट का पहला सफल परीक्षण किया गया था मई 2016 में। अब बेसिकली 100 को देखा जाए तो ये एक बॉम्ब है। मतलब इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये बंकर्स, रनवे, रीइंफोर्स स्ट्रक्चर और एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। अब देखते हैं हॉक के बारे में, जहां से इस हॉक को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। सो हॉक एक सिंगल इंजन जेट पावर एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। अब इसे प्रोड्यूस कौन करता है? इसे एक ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम्स प्रोड्यूस करती है इन एयरक्राफ्ट को। एंड इस एयरक्राफ्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है ग्राउंड अटैक्स के लिए, फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए, वेपन ट्रेनिंग के लिए एंड एरोबैटिक्स के लिए। वैसे तो हम हॉक को प्रीडोमिनेंटली एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में यूज़ करते हैं, बट ये एक कंप्लीट तरीके से फुल्ली कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट है, मतलब लड़ाकू विमान है जो कि एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड अटैक्स को लॉन्च कर सकता है। एंड अब देखते हैं इंडिया इस हॉक का किस वेरिएंट को यूज़ करती है। सो इंडिया हॉक के मिग MK132 को यूज़ करती है जो कि एक टेंडम सीट एयरक्राफ्ट है। इस टेंडम सीट एयरक्राफ्ट का मतलब कि इसमें 2 सीट्स होंगी, एक के बगल में एक, जिसमें एक ट्रेनी एंड एक पायलट होगा। मतलब ट्रेनी और पायलट दोनों सेम टाइम पर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं करंट सिनेरियो को कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। सो एक सिपरी रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई थी 2020 में, उसके हिसाब से मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर की लिस्ट में इंडिया की रैंक है 23 एंड इंडिया रैंक्ड 4th इन डिफेंस फायर पावर इंडेक्स 2021। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा भी कि डिफेंस फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है। सो इंडिया की रैंक है 4th। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।